हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो बेटा फेराडे का फर्स्ट लॉ हो चुका है। उसकी वैल्यू क्या आई थी हमारी, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। और ये जो I इंटू टी था ये कहाँ से मिला था हमको, Q से मिला था, चार्ट से। और W इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट था वो आपका क्या हो सकता था, मोलर मास या कोई भी आपका एटॉमिक मास अपॉन 96500 इंटू एन फैक्टर। ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। और ये किस तरह से हमने डिराइव किया था Z की वैल्यू, ये भी हम उसमें फर्स्ट उसके आगे वाली वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं फेराडे के सेकेंड लॉ की। फेराडे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी था, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था और नई नई चीज़ें खोजते रहते थे। तो अब उन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है आपका, ये जैसे मान लीजिए आप ZnSO4 है और ये वाला आपका CuSO4 है, इमेजिन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो आपके बीकर रखे हुए हैं जिसमें अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और एक भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है इन्होंने कि ये वाली आपकी इन्होंने जोड़ दी बैटरी के प्लस से, क्योंकि ये हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई वोल्टेज आपका सोर्स देना पड़ेगा, बैटरी आपकी लगानी पड़ेगी। वो बैटरी एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, इट्स नॉट मतलब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा प्लस से जुड़ता है वो क्या होता है आपका एनोड होता है। एनोड हमारा वो होता है जो प्लस आपकी बैटरी के साइड जुड़ता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इसका जो नेगेटिव था वो इन्होंने जोड़ दिया दूसरे वाले इलेक्ट्रोलाइटिक के एक इलेक्ट्रोड से। अब क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ गया है तो ये क्या होगा आपका कैथोड होगा, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। और इन्होंने जो बाकी की दोनों इलेक्ट्रोड थी उनको क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जब ये एनोड हो गया है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया होगा, कैथोड हो गया होगा। और जब ये कैथोड है तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ये वैसे आगे वाला टॉपिक है आपका प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसमें क्या है कि एक तरफ आपके एनोड पे क्या होती है, मोस्टली क्या रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है, और कैथोड पे आपका मेटल डिपॉजिट होता है। ऐसे यहाँ पे भी होगा कि यहाँ पे आपकी क्या होगी, गैस रिलीज हो गई, और यहाँ पे आपका मेटल कॉपर है तो यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। तभी तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या काम आता है, मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए, है ना। जब मेटल हमको किसी मेटल को प्योर करना होता है, जो आप 6th चैप्टर में अपने पढ़ेंगे, तो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। अब इनको क्या कर दिया हमने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। फेराडे ने क्या किया, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इफ कनेक्टेड इन सीरीज करंट विल बी सेम इन बोथ सेल। अब करंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज है वो सेम अमाउंट में जा रही होगी दोनों सेल के अंदर, तो करंट भी क्या होगा इनका सेम होगा। तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों सेल के लिए सेम होगी। अब जब करंट सेम है तो करंट जितने टाइम के लिए आपका फ्लो होगा, टाइम वो भी क्या होगा आपका सेम ही होगा। तो यहाँ पे दोनों सेल के लिए टाइम भी क्या होगा आपका सेम होगा, मतलब जितने टाइम तक आपका सेल काम करेगा वो भी तो सेम होगा। ऐसा तो नहीं कि सेल डिस्चार्ज होने वाला है, डिस्चार्ज हो गया है, इसमें करंट नहीं आ रहा बट इस वाले में करंट आ रहा है, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो जितना आपका आई जो होगा करंट दोनों कंटेनर में सेम आएगा, उसी तरह से जो टाइम होगा दोनों कंटेनर का इलेक्ट्रोलाइसिस का वो भी क्या होगा सेम होगा। अब क्योंकि T सेम है और I सेम है, आपका टाइम सेम है और करंट सेम है, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका Q भी सेम होगा। जो चार्ज फ्लो होगा Q भी क्या होगा सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा I भी सेम है दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, और T भी सेम है, तो Q भी क्या होगा दोनों इलेक्ट्रोलाइट का सेम होगा। ये चीज़ बात आपकी फेराडे ने बताई, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा। तो जब उन्होंने इसको लॉ के फॉर्म में लिखा तो देखिए क्या लिखा कि व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर अरेंज इन सीरीज, जब आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड हो, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या था हमारा W था,
डिपॉजिटेड और रिलीज्ड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। अगर कोई इलेक्ट्रोड है उसमें से आपका यहाँ से तो आपका एनोड से क्या निकल रही है, गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे आपका मेटल डिपॉजिट हो रहा है। तो जो अमाउंट है W जो है डिपॉजिट और रिलीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड विल बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास और वेट रेशियो। मतलब जितने अमाउंट में आपका सब्सटेंस जो है या तो वो रिलीज हो रहा है या वो कलेक्ट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा कि उसका इक्विवेलेंट मास या फिर वेट रेशियो कितना है उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। या जितने अमाउंट में यहाँ पे आपका Zn डिपॉजिट हो रहा है तो Zn का इक्विवेलेंट वेट कितना है, या यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, उसके रेशियो पे आपका जो लॉ है ये डिपेंड करेगा। तो क्या है WA मेरा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे यहाँ मान लीजिए कि मेरी A है, ये आपकी एनोड है, B मैंने आपकी कैथोड मान लिया है, C आपकी अगेन एनोड है और D आपका क्या है, कैथोड है। ये सारे इलेक्ट्रोड्स हैं और ये आपके नेगेटिव पॉजिटिव सीरीज में कनेक्टेड है। तो रेशियो ऑफ WA मतलब इसका जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिलीज हो रहा है WA वाला रेशियो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस B, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस C एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस D, अगर ये रेशियो में है तो ये जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी इसके इक्विवेलेंट वेट की। मतलब इसमें कितने अमाउंट में आपका क्या निकल रहा है, जितना भी कुछ भी आपका डिपॉजिट हो रहा है या रिलीज हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। मतलब जो निकला हुआ अमाउंट है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। अब जैसे हम दूध में से वो निकालते हैं, पनीर निकालते हैं, तो पनीर क्या है, आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि जितने अमाउंट में आपको पनीर मिला है वो आपके दूध के वेट के बराबर है, ये बोला है इसके अंदर। समझ रहे हो कि यहाँ पे क्या है, WA जो है ये क्या है, आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कितना सब्सटेंस वहाँ पे आके इकट्ठा हुआ है, दैट इज WA। वो आपका रेशियो बराबर होता है आपके इक्विवेलेंट वेट के, उस मेटल के या जो गैस रिलीज हो रही है उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म में देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे जैसे मेरा ZnSO4 एक बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, दूसरे बीकर के अंदर CuSO4 भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, ये दोनों कंटेनर आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे आपका क्या है, एनोड है, यहाँ पे आपका क्या है, कैथोड है। तो हम क्या करते थे कि एनोड से जो Zn है वो आपका ब्रेक हो रहा है और Zn यहाँ पे आके आपका डिपॉजिट हो रहा है, यही तो करते थे। यहाँ पे भी कॉपर आपकी क्या हो रही थी, यहाँ से आपकी निकल रही थी, Cu+2 में टूट रही थी और यहाँ पे आके वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लेके आपकी अच्छी वाली Cu यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है, प्योर कॉपर आपका इकट्ठा होता है। तो इसमें क्या था, आपका Zn+2 जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn बना रहा था और यहाँ पे आपका Cu+2 था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना रहा है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, W आपका मतलब जो अमाउंट में निकल रहा है इज इक्वल टू Z इंटू I इंटू T, ये मेरा सेम है। तो इक्विवेलेंट वेट आपका Z का मैंने फॉर्मूला रख दिया है। इक्विवेलेंट वेट की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मोलर मास लिख लेंगे या एटॉमिक मास लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, अपॉन 2 लिख रही हूँ n फैक्टर में। तो ये आपका Z हो गया और इंटू I इंटू T, यहाँ पे भी यही है मेरा। ये जो इक्विवेलेंट वेट है वो किसका होगा, कॉपर का होगा। कॉपर का आपका, यहाँ पे हम छोटे स्केल पे बात कर रहे हैं इसलिए हमने 1-1 मोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1 मोल तो होंगे नहीं, बहुत सारे मोल में होगा बेटा। तो यहाँ पे कॉपर का क्या होगा, आपका मोलर मास तो होगा नहीं, खैर एटॉमिक मास होगा कॉपर का, क्योंकि एटम है ये, ठीक है, अपॉन 96500 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, इंटू I इंटू T। अब इस इक्वेशन में हमारा IT जो है दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, यही तो बोला, क्योंकि IT बराबर होता है और Q बराबर होता है। ये टर्म्स भी आपकी ये आपस में कट गई, ये 2 से आपका ये 2 भी कट गया, तो आपको क्या मिला, WZn अपॉन W कॉपर, अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ इज इक्वल्स टू EZn दैट इज इक्विवेलेंट वेट अपॉन E कॉपर, दैट इज कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। तो ये जो फॉर्मूला मिला है दिस इज योर सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है, फेराडे का सेकेंड लॉ ऑफ आपको ये मिला है। पहला लॉ क्या था कि जितना अमाउंट आपको मिल रहा है वो आपका Z इंटू I इंटू T के बराबर होता है, ठीक है। या मैं इसको छोटे अगर बात करूँ तो W इज इक्वल्स टू Q इंटू Z था मेरा, ठीक है। ये आपका पहला था, फर्स्ट लॉ था, और ये आपका क्या मिला है, सेकेंड लॉ मिला है।
अब ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं इस पे बेस्ड वो मैं आपको बुक में से कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तब उस पर हम लोग करेंगे इसको कंटिन्यू। ठीक है बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। इनको अच्छे से देखिए और बुक में न्यूमेरिकल दिया है, बहुत टिपिकल तरीके से कराया हुआ है, वो मैं आपको इतने सिंपल तरीके से फॉर्मूले पे इस फॉर्मूले पे कराऊंगी, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।